नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने चैनल झुंझुनू स्टडी पे एक बार स्वागत है। अपन लोगों ने लोकसभा राज्यसभा के बारे में बातें की थी कल। उसके बाद आज अपन लोग जिस पद के बारे में जानने जा रहे हैं वो पद है उपराष्ट्रपति का पद। इस पद के बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के बारे में मैं बात करूं तो एक आर्टिकल अनुच्छेद 63 जो कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। स्पष्ट लिखा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। ये पद जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखें, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। लिखा गया कि अमेरिका के समान ही भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा जो दूसरा बड़ा सर्वोच्च अधिकारी होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन निकलकर सामने आ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च अधिकारी जो है वो राष्ट्रपति होता है। और दूसरा बड़ा सर्वोच्च अधिकारी जो है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति दूसरा बड़ा सर्वोच्च अधिकारी होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के बारे में बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। आप कहेंगे कि भारत का नागरिक हो, ये योग्यता तो कोई बताने वाली योग्यता नहीं हुई। भारत का तो नागरिक होगा ही ना, ये क्यों लिखना पड़ा हमें हमारे संविधान में? आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि भारत के जो बड़े पद हैं जैसे सिविल सर्विसेज जो हैं हमारी, उनमें भूटान, नेपाल के नागरिक भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बन सकते हैं। इसलिए हमने हमारे संविधान में प्रावधान किया कि ये जो पद हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद हैं, सर्वोच्च पद हैं, उन पर केवल कौन होंगे? भारतीय होंगे। इसलिए हमने लिखा भारत का नागरिक हो। दूसरी, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। ध्यान रहे, आपको याद रखना है कि राजनीति में न्यूनतम आयु का प्रावधान होता है, अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं होता है। मतलब न्यूनतम 35 वर्ष होने चाहिए, अधिकतम कितनी भी हो सकती है। जैसे लोकसभा पढ़ाई मैंने आपको 25 वर्ष बताई थी, राज्यसभा बताई आपको मैंने 30 वर्ष बताई थी। अब उपराष्ट्रपति पे बात कर रहा हूँ, कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तीसरी जो योग्यता है वो आप याद रखें, किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो। किसी भी लाभ के पद पर वह कार्यरत नहीं हो। और चौथी योग्यता जो है वो आपको याद रखनी है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। फिर से ध्यान से सुन लें, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, न कि राज्यसभा का सदस्य हो। वहीं याद रखें वह संसद व विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। योग्यताओं पे बात की है अपन लोगों ने कि योग्यताएं कौन सी होनी चाहिए। तो यहाँ आपको मैं बता चुका हूँ कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो, वह विधानमंडल व संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं हो। वह क्या बन सकता है? उपराष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद अगर अपन लोग बात करें उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, निर्वाचन संबंधी बात करें, निर्वाचन या चुनाव, यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ अनुच्छेद 66 की। आर्टिकल 66 में लिखा गया है। सबसे पहले तो चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके लिए होगा एक निर्वाचक मंडल, निर्वाचन मंडल। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचन मंडल होगा, अर्थात उपराष्ट्रपति को वोट कौन से लोग देंगे, तो सीधा याद रखें संसद के समस्त सदस्य, संसद के समस्त सदस्य।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, निर्वाचन मंडल में या चुनाव में वोट कौन से लोग देते हैं? संसद के समस्त सदस्य वोट देते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, दोनों ही लोग क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। निर्वाचन विधि, दूसरे पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं। पहले पॉइंट पे बात की अपन लोगों ने निर्वाचन मंडल के बारे में, अर्थात संसद के समस्त सदस्य यहां वोट देते हैं। दूसरी बात आ रही है निर्वाचन विधि। उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। सबसे पहले तो यहाँ एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, पूछ लिया जाए कि निम्न में से एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा चुनाव किसके संपन्न होते हैं? ऑप्शन दे दे, राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। अब आपको सब ऑप्शन देगा, केवल राष्ट्रपति का, केवल उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। दो विधियां प्रचलित होती हैं चुनाव में, एक होती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अग्रता ही विजेता, और दूसरी विधि है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। आप कहेंगे ये क्या है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अग्रता ही विजेता? जैसे कि पंचायत चुनाव की बात करूं, सरपंच का चुनाव, वार्ड पंच का चुनाव आप ले सकते हैं, विधानसभा का चुनाव ले सकते हैं, लोकसभा का चुनाव ले सकते हैं। ये सारे क्या हैं? अग्रता ही विजेता, जिसको ज़्यादा वोट आ रहे हैं वही क्या हो रहा है? विजयी हो रहा है। दूसरी बात, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये कहाँ से होते हैं? ये दूसरी विधि से होते हैं। लेकिन यहाँ याद रखें, राज्यसभा के चुनाव में एक छोटी सी यहाँ पे बात याद रखनी है आपको, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा होता है। वहाँ ये शब्द नहीं लिखा गया है गुप्त, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, उनमें न ही तो गुप्त शब्द लिखा गया और न ही खुला मत प्रणाली लिखी गई है, इसलिए उनके चुनाव इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं अपन लोग। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा इनका चुनाव होता है। आप फिर कहेंगे कि ये क्या है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए आपको सर्वाधिक मतों की जरूरत नहीं है, यहाँ एक निश्चित अनुपात में मत प्राप्त करने होते हैं। सबसे पहले तो एकल संक्रमणीय के बारे में मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि जिस व्यक्ति को सबसे कम मत प्राप्त होंगे उसके मत क्या कर दिए जाएंगे? हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। यहाँ आपको वरीयता क्रम में मत देना होगा, चॉइस में मत देना होगा कि फर्स्ट चॉइस ये, सेकंड चॉइस ये, थर्ड चॉइस ये। अब जिस भी व्यक्ति को सबसे कम मत प्राप्त हुए उनके मत दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर देंगे, इसलिए इसे एकल हस्तांतरित भी कह सकते हैं हम। आनुपातिक मतलब एक निश्चित अनुपात में मत प्राप्त करने होंगे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली कहा जाता है। अपन लोगों ने चुनाव में बात कर रहे थे निर्वाचन की, इसमें बात की कि संसद के समस्त सदस्य भाग लेंगे, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से चुनाव होगा। और यहाँ तीसरी जो बात है कि 20 अनुमोदक व 20 प्रस्तावक होने चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 20 अनुमोदक व 20 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी। आप कहेंगे अनुमोदक और 20 प्रस्तावक कौन है? तो ये 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक वही लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे रहे हैं। मतलब 20 सदस्यों के चुनाव जो हस्ताक्षर हैं वो अनुमोदक में होने चाहिए, 20 प्रस्तावक के अंतर्गत होने चाहिए। कुल मिलाकर कितने होने चाहिए? 40। याद रखें कि जो अनुमोदक है वो प्रस्तावक नहीं हो सकते और जो प्रस्तावक हैं वो अनुमोदक नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग होंगे। चौथे पॉइंट पे बात करूं मैं तो 15,000 रुपये
आरबीआई में जमानत राशि के रूप में जमा करवाने होंगे। 15,000 रुपये उसे क्या करना होगा, आरबीआई में जमानत राशि के रूप में जमा करवाने होंगे। अगर कुल मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं हुए तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, अर्थात उस उम्मीदवार के द्वारा जमा कराए गए 15,000 रुपये आरबीआई में जमा हो जाएंगे। यह था उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी बात अपन लोगों ने की, किस प्रकार से उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करवाया जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अपन लोगों ने बात कर ली है। वहीं निर्वाचन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और बात करने जा रहा हूं मैं। 2 अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे। एक 324 के बारे में बात कर लेता हूं मैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता कौन है? आप कहेंगे कि निर्वाचन संबंधी सारी बातें हमें बता दिया आपने कि इस प्रकार से एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। इस प्रकार अनुमोदक हमें 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक हमें चाहिए होते हैं। 15,000 रुपये आरबीआई में जमानत राशि के रूप में भी जमा होते हैं। 1/6 मत प्राप्त नहीं होने पर वो जमानत राशि भी जब्त कर ली जाती है। लेकिन ये चुनाव संपन्न कौन करवाता है? अनुच्छेद 324 के तहत भारत का चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न करवाता है। भारत के जो चुनाव आयोग है, हमारा इलेक्शन कमीशन जो है, वो ही क्या करवाता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न करवाने का काम करता है। मतलब चुनाव कौन कराएगा उपराष्ट्रपति के? तो चुनाव आयोग करवाएगा। चुनाव आयोग केवल चुनाव करवाएगा। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का विवाद होता है तो आर्टिकल 71 कहता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा केवल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। चुनाव आयोग का काम चुनाव करवाने का है, विवादों संबंधी सुनवाई करने का और उनका निपटारा करने का काम आर्टिकल 71 कहता है कि कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी कौन होता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो हमारे 2 सदन हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा के महासचिव। आप कहेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के नाम ले रहे हैं आप तो के महासचिव। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि इनका क्रम वाइज होता है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के महासचिव पीठासीन अधिकारी थे, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन होंगे? लोकसभा के महासचिव पीठासीन अधिकारी होंगे। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के महासचिव पीठासीन अधिकारी थे तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन हो जाएंगे? राज्यसभा के महासचिव पीठासीन अधिकारी हो जाएंगे। एक दूसरे के जैसे जो राष्ट्रपति के था तो उपराष्ट्रपति में दूसरा होगा, अगर जो उपराष्ट्रपति में बन गया तो वो राष्ट्रपति में नहीं बनेगा। इनका क्रम चलता रहता है। तो याद रखें, उपराष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव में से क्या होते हैं? पीठासीन अधिकारी होते हैं। अब बात करते हैं शपथ की। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। कार्यकाल की बात कर लें। 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल होता है। यहाँ जब मैं शपथ बोल रहा था राष्ट्रपति दिलाएगा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर राष्ट्रपति पद पर नहीं हो तो बिल्कुल भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं सोचना है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रश्न ही आपका गलत होगा। इसलिए होगा क्योंकि हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि राष्ट्रपति का पद आकस्मिक खाली होने पर राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे।
अब आप कहेंगे उपराष्ट्रपति के तो चुनाव चल रहे हैं, तो कोई ना कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति हम लोग बनाएंगे। जैसे कि उपराष्ट्रपति भी पद पर नहीं है तो वो कार्य कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। इसलिए भारत के राष्ट्रपति का पद अपन लोग खाली नहीं रख सकते, और जब राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होगा, कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति काम करेगा, तो फिर यहाँ शपथ, सीधा सा आंसर कौन रहेगा? राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। आपको बता दूं, कार्यकाल संबंधी भी हम लोग बात कर लेते हैं। कार्यकाल की अगर बात करें हम लोग, अगर उपराष्ट्रपति का पद समय से पहले रिक्त हो जाता है, किसी कारणवश, जैसे उपराष्ट्रपति को हटा दिया गया है या उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, किसी भी कारणवश अगर कार्य जो है उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो उसकी जगह जो नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वो पूरे 5 साल के लिए चुना जाएगा। याद रखें आप, जैसे पंच, सरपंच, विधायक, अपने सांसद, इनके अगर कार्यकाल के दौरान अगर इनकी मृत्यु हो जाती है या पद खाली हो जाता है, तो जो शेष समय अवधि होती है या शेष कार्यकाल होता है उसी के लिए चुने जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 2 ऐसे पद हैं जो नए चुने जाते हैं, वो पूरे 5 साल के लिए चुने जाते हैं, न कि शेष समय अवधि के लिए चुने जाते हैं। उपराष्ट्रपति का शपथ की बात हो गई है, कार्यकाल के बारे में बात हो गई है अपनी। वहीं आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारत का एक व्यक्ति कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है? तो भारत का एक व्यक्ति जो है वो कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, इस संबंध में हमारा संविधान मौन है। मैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बना के बता देता हूँ। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? एक व्यक्ति 2 बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, एक व्यक्ति कितनी भी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, इस संदर्भ में संविधान मौन है, और चौथा ऑप्शन दे दिया जाए इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट आंसर होगा इस संदर्भ में संविधान मौन है। अगर संविधान मौन है, ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आपका आंसर फिर आपको यहाँ से चूज करना होगा कि कितनी भी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है। समझ में आ गई बात? उपराष्ट्रपति के बाद में हम लोग उसको हटाने की बात कर रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, और पद से हटाने की अगर बात करें तो आर्टिकल 67 की हमें बात करनी होगी। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के बारे में लिखा गया है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। याद रखें, राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाते हैं, उपराष्ट्रपति को किस प्रस्ताव से हटाएंगे? अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाएंगे। किस प्रकार से प्रोसेस रहेगी समझने की कोशिश करें। सबसे पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लेके आएंगे? राज्यसभा में लेके आएंगे। आप कहेंगे क्यों, लोकसभा में क्यों नहीं ला सकते हम? तो याद रखें, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए सबसे पहले उसे हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के बाद राज्यसभा में उपस्थित वह तात्कालिक सदस्य संख्या के, राज्यसभा में की तात्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाए और उस प्रस्ताव को लोकसभा स्वीकार कर ले, तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं तात्कालिक सदस्य संख्या, तात्कालिक सदस्य संख्या। याद रखें, यहाँ पे ये नहीं लिखा गया हमारे संविधान में कि 2/3 बहुमत से स्वीकार कर ले, 1/3 से कर ले, 4/3 से कर ले। हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा की तात्कालिक सदस्य संख्या से यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। तात्कालिक सदस्य संख्या का मेरा मतलब है, जैसे मान लो अभी वर्तमान में 245 सीटें हैं हमारी राज्यसभा में, 20 सीटें खाली हैं,
20 पद खाली हैं या 20 सीटें खाली चल रही हैं, तो कितने बचे तात्कालिक में? 225। तो इन 225 से अगर प्रस्ताव पारित हो गया, लोकसभा जिसे स्वीकार कर ले। लोकसभा स्वीकार करने का मतलब है जिस दिन सदन में प्रस्ताव रखा गया, जिस दिन लोकसभा में प्रस्ताव रखा गया, वहाँ मान लो गणपूर्ति कोरम, वहाँ मान लो कि 80 सदस्य उपस्थित थे लोकसभा में। उस 80 सदस्यों में से 41 सदस्यों ने उस प्रस्ताव पर सहमति दे दी, तो पद खाली माना जाएगा। आप कहेंगे 80 क्यों हो सकते हैं? जी हो सकते हैं, क्योंकि लोकसभा का गणपूर्ति कोरम कितना है? 55 ही तो है। 1/10 गणपूर्ति कोरम है, 55 ही तो है। इसलिए कितने सदस्य बता रहा हूं मैं? 80 बता रहा हूं। तो 41 सदस्यों ने अगर अनुमति दे दी, सहमति दे दी, तो उपराष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। ये प्रस्ताव लाने से पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाने की कितने दिन पूर्व सूचना देनी होगी? 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इसके बारे में सूचना देनी होगी। ये उपराष्ट्रपति को हटाने की बात की, अविश्वास प्रस्ताव से हटाएंगे। दूसरी बात अपन लोगों ने की कि उपराष्ट्रपति जो है इसको हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में लाएंगे। तीसरा बिंदु यहाँ था हमारा कि राज्यसभा की तात्कालिक सदस्य संख्या से बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाए तो लोकसभा जाएगा, और लोकसभा इसे सहमति दे दे तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कार्यों पे भी हमें उपराष्ट्रपति की बात कर ली है हमने, पद से हटाने की भी बात कर ली है, कार्यकाल के बारे में भी बात हो चुकी है अपनी। तो अब हम लोग बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य कि उपराष्ट्रपति कौन से कार्य करता है। उपराष्ट्रपति के कार्यों की अगर मैं बात करूं तो उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है अर्थात अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अर्थात राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने का काम कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। या राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और यही लाइन हमारे अनुच्छेद 89 में भी लिखी गई है, आपको ये भी साथ में याद रखना है। यहाँ पे भी लिखा गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यही कहाँ लिखी गई है? 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अर्थात अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। दूसरी बात यहाँ याद रखें कि वह निर्णायक मत देता है। उपराष्ट्रपति क्या करता है? निर्णायक मत भी देता है। नेक्स्ट, इससे पहले पिछले वीडियो में अपन ने राज्यसभा के बारे में बात की थी, वहाँ मैंने बताया था कि अगर किसी भी बहुमत को लेकर या किसी विधेयक को लेकर बराबर के मत आ गए हैं तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा? निर्णायक मत देने का अधिकार रखेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? उपराष्ट्रपति क्या करता है? निर्णायक मत देता है। यहाँ से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान लो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है, उपराष्ट्रपति का पद ही खाली है, उस दौरान निर्णायक मत कौन देगा? तो जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उस समय अधिवेशन की अध्यक्षता उपसभापति करेगा, और उपसभापति के पास क्या रहेगा? निर्णायक मत देने का अधिकार रहेगा। समझ में आ रही है बात? कि उस समय उपराष्ट्रपति के किसी भी विधेयक पर निर्णायक मत कौन देगा? तो उपसभापति जो है वो निर्णायक मत दे देंगे। उसके बाद इसके कार्यों की बात करें तो अनुच्छेद 65 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अनुच्छेद 65 के बारे में अपन लोग बात कर लेते हैं। 64 में हमने जाना है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। वहीं बात कर रहे हैं अनुच्छेद 65 की। अनुच्छेद 65 कहता है राष्ट्रपति का पद आकस्मिक खाली होने पर या रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करेंगे। राष्ट्रपति का पद अगर आकस्मिक खाली हो गया है तो उस दौरान उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करेंगे। सबसे मोस्ट बात यहाँ याद रखें कि अधिकतम कितने दिन तक कर सकते हैं, अधिकतम 6 माह तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं। अधिकतम कितने दिन तक कर सकते हैं, 6 माह तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सर 2 पदों पे बात कर रहे हैं आप, एक उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं और एक राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, रिक्त हो गया है, उस दौरान काम करेगा उपराष्ट्रपति। आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो क्या होगा। याद रखें, अगर मान लो राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है और उपराष्ट्रपति भी पद पर नहीं है तो उस समय यह कार्य करेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एससी का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश इन पदों पर कार्य करेगा। आप कहेंगे कि क्या कभी ऐसा हुआ है, ऐसी घटना हुई है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब ऐसा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। 1969 की अगर आपको घटना पे बात करेंगे तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, सॉरी भाई, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां। ये 3 पद थे। राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। 1969 में होता क्या है, जाकिर हुसैन की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए वीवी गिरी को, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति थे और मैंने बताया कि राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं रख सकते हम लोग, तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाएंगे और कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाएंगे, उपराष्ट्रपति को। अब वीवी गिरी को बना दिया गया, लेकिन वीवी गिरी ने क्या कर दिया था, पद से त्याग पत्र दे दिया था। अगर उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिया तो तब ये क्या नहीं रह सकते, कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रह सकते। उस दौरान एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां जिन्होंने इस पद पर कार्य किया था। डाउट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो 65 कह रहा उपराष्ट्रपति उनके कार्य करेंगे, लेकिन मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब कौन करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इन पदों पर कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं दिया जाता है, इन्हें राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ही वेतन दिया जाता है। वहीं उपराष्ट्रपति जो होता है वो दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति भी होता है। ये हमारी उपराष्ट्रपति टॉपिक को लेकर चर्चा की गई थी, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।